इस वीडियो में हम लोग प्रक्षेप गति पढ़ेंगे। तो प्रक्षेप गति समझने से पहले हम लोग ऋजुरेखीय गति को समझते हैं। तो अगर कोई वस्तु या कण या कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार गतिमान है कि उस पर जो लगने वाला बल है वो उसके गति की दिशा में हो, तो वह सदैव उस ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा। परंतु यदि बल की दिशा उस वस्तु के गति की दिशा में नहीं है, किसी कोण पर है, तो वह ऋजुरेखीय गति नहीं करेगा, बल्कि वह वस्तु या वह पत्थर वक्र पथ पर चलेगा। तो अब यहाँ पर वही समझते हैं, यानी जब यूं कह लीजिए तो बल जिधर को लगता है उधर ही को त्वरण होता है। तो यूं कह सकते हैं कि अगर वस्तु के गति की दिशा और त्वरण की दिशा सेम है तो वस्तु ऋजुरेखीय पथ पर चलेगी, और यदि वस्तु के गति की दिशा और उस पर लगने वाले एक समान त्वरण की दिशा भिन्न है तो वह वक्र पथ पर चलेगी। तो यहाँ पर जरा समझिए। अब जैसे हम लोग गुरुत्व के अंतर्गत पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई वस्तु फेंकते हैं तो ऊपर की ओर फेंकें तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है, क्योंकि पृथ्वी सभी वस्तुओं पर नीचे की ओर अपने केंद्र की ओर बल लगाती है। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल हमेशा ही पृथ्वी के केंद्र की ओर, अर्थात यूं कहा जाता है नीचे की ओर रहता है। तो अगर हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो बल गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर होता है। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती तब भी गुरुत्वीय त्वरण नीचे। दोनों केसेस में गति की दिशा और त्वरण की दिशा या तो समान होती या विपरीत होती। तो ऐसी कंडीशन में वो ऋजुरेखीय गति करता है। अब अगर हम किसी पत्थर को, अब यहाँ लिखा है मैंने, जब किसी पत्थर या वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंकते हैं, तो ये चित्र बना है, ठीक ऊपर को ऐसे ना फेंक कर ऐसे फेंकें, इस तरह से किसी भिन्न दिशा में, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंकते हैं। तो भिन्न दिशा में जब फेंकेंगे तो यह ऋजुरेखीय पथ पर नहीं जाएगा, बल्कि एक समतल में ऐसे वक्र पथ पर चलता हुआ यहाँ आकर टकराएगा। तो इस गति को ही प्रक्षेप गति कहते हैं। तो बाकी इसको समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने समझाया ही। तो ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो समय के साथ पत्थर के वेग का परिमाण व दिशा बदलता रहता है, और पत्थर ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर तल का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर एक प्लेट खड़ी कर दी जाए तो ऊर्ध्वाधर तल कहलाएगा। ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को ही प्रक्षेप गति कहते हैं। तो जैसे कभी पत्थर को ठीक ऊपर ना फेंक कर थोड़ा ऊर्ध्वाधर दिशा से अन्य दिशा में फेंकना, तो उसको देखना किस पथ पर चलता हुआ जमीन पर लौट आता है, तो वो कहलाती है गति प्रक्षेप गति। और उस पत्थर को या जो भी वस्तु फेंकी जाती है उसको कहते हैं प्रक्षेप। और जिस पथ पर वो प्रक्षेप गति करता है उसे कहते हैं प्रक्षेप पथ या प्रक्षेप का गमन पथ। तो ये है प्रक्षेप गति के बारे में। प्रक्षेप गति क्या है, प्रक्षेप किसे कहते हैं, प्रक्षेप का गमन पथ किसे कहते हैं, तो ये है। अब यहाँ पर याद रखना कि जब भी गुरुत्व के अंतर्गत कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में ठीक ना फेंक कर अन्य दिशा में फेंकी जाती है तो उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है वो सदैव नीचे की ओर रहता है, और इस कारण उसके वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है और अंततः वह लौटकर पृथ्वी पर टकराता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम किसी वस्तु को ठीक क्षैतिज दिशा में फेंक दें तो गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण इस पर नीचे की ओर बल लगेगा, तो ये नीचे की ओर बल लगेगा, इस कारण इसके जो गति की दिशा है वो लगातार बदलती जाएगी। तो ये भी प्रक्षेप गति कहलाती है। तो याद रखना है कि जब किसी गतिमान वस्तु में प्रारंभिक वेग और उसके त्वरण की दिशा भिन्न होती है तो वक्र पथ पर चलता है। प्रक्षेप गति यहाँ पर है। तो गुरुत्व में अगर इस तरह से फेंकते हैं, गुरुत्व में जो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा होती है वो सदैव नीचे की ओर रहती है, तो इस गति को कहते हैं प्रक्षेप गति। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर बिंदु ए पर इसका प्रारंभिक वेग u इधर को है, और फिर थोड़ी देर बाद बिंदु बी पर प्रारंभिक इसका अंतिम वेग v इधर को हो गया। तो यहाँ से वेग परिवर्तन हो गया, क्योंकि वेग तब परिवर्तित माना जाता है या तो उसकी दिशा बदल जाए या परिमाण बदल जाए या दोनों बदल जाए। तो इसमें दोनों चीजें बदल रही, दिशा भी बदल रहा है, परिमाण भी बदल रहा है। तो अगर हम इसका वेग परिवर्तन निकालना चाहें तो वो वेग परिवर्तन में हमने क्या सिखाया था कि दोनों वेक्टरों को एक जगह से खींच लेते हैं,
वेग परिवर्तन का मतलब डेल्टा वी कहेंगे। तो वेग परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग वेक्टर v माइनस प्रारंभिक वेग वेक्टर u। ये लिखने का तरीका है। अब इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है? ज्ञात करने का तरीका ये है कि दोनों वेक्टरों को हम एक ही पॉइंट से खींच लेंगे। वेक्टर आरेख बनाएंगे तो एक इधर की ओर था, एक इधर की ओर था। अब इसके शीर्ष को इसके शीर्ष से मिला देंगे तो ये जो नया वेक्टर बना है इसी को कहेंगे वेग परिवर्तन। इसी की लंबाई नाप लेंगे तो वेग परिवर्तन निकल आएगा। अब यहां पर एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर हम किसी निश्चित ऊंचाई से यानी किसी ऊंचाई से पृथ्वी तल से कुछ ऊपर जाकर इस ऊंचाई यच ऊंचाई से इस पॉइंट से पत्थर 1 और पत्थर 2 पत्थरों को हम लोग एक को स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर छोड़ दें और दूसरे पत्थर को किसी भी वेग से कुछ भी वेग कोई भी वेग कितना भी धीमा कितना भी तेज क्षैतिज दिशा में फेंकें तो देखा जाता है कि दोनों ही गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत गिरते हैं, क्योंकि इसमें भी गुरुत्वीय त्वरण नीचे को लग रहा है, इसमें भी गुरुत्वीय त्वरण नीचे को लग रहा है, यानी दोनों पर समान बल लग रहा है। इसलिए दोनों ही पत्थर ऐसे आकर यहाँ पर समान समय में गिरेंगे। तो याद रखना, किसी निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु और क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु पृथ्वी तल पर समान समय में टकराते हैं। इसका भी टाइम टी होगा, इसका भी टाइम टी होगा। अब हम लोग प्रक्षेप का पथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि माना किसी प्रक्षेप को यानी किसी पत्थर को ओ बिंदु से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए, या यूं कह सकते हो ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में क्षैतिज के साथ। अब यहाँ से अगर बनाते, यहाँ पर कोण ना बना के यहीं से लिया जाता है, क्षैतिज के साथ कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से फेंकते हैं। तो माना पत्थर O से चलकर बिंदु A पर आ जाता है t समय बाद, तो O पर हम लोग U के घटक बना लेते हैं, वही आयताकार घटक। तो आयताकार घटक बनाने के लिए यहाँ एक लंब गिराएंगे, एक यहाँ गिराएंगे। इस तरह वाले घटक को ux लिख देंगे, इस तरह वाले घटक को uy लिख देंगे। अब ux बराबर होता है u cos थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे। वेग का क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u sin थीटा। आप प्रक्षेप अगर t समय में O से यहाँ से चलकर A पर आ जाता है, जिसके निर्देशांक x, y हैं, तो x को कहा जाता है ये वाली डिस्टेंस x क्षैतिज विस्थापन, और y को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो क्षैतिज विस्थापन x बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग इंटू टाइम, तो ux इंटू टी हो जाएगा। तो ux की जगह u cos थीटा लिख लेंगे, तो u cos थीटा t, तो यहाँ से t निकाल लेंगे, यानी O से A तक जाने का समय यहाँ से निकाल लेंगे, t बराबर x अपान u cos थीटा, और इसको यहाँ रख देंगे। अब वो ऊर्ध्वाधर विस्थापन देखा जाए y, तो उसमें गति का सेकंड समीकरण इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड समीकरण गति का जो होता है गुरुत्व के अंतर्गत u बराबर y बराबर होता है, यानी h बराबर। तो h की जगह पर यहाँ पर चूंकि ऊपर की ओर हाइट ले रहे हैं, यहाँ पर ये ऊपर की ओर हाइट लिया जा रही है y, तो h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता था। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर uy का मतलब होता है फेंकते समय प्रारंभिक वेग ऊपर को, इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो जब हम लोग फेंक रहे हैं उस समय प्रारंभिक वेग जो हमारा ऊपर की ओर ये घटक बनता है ये वाला uy, उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर uy इस्तेमाल करते हैं, uy की जगह u sin थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर u sin थीटा इंटू टी की जगह x अपान u cos थीटा निकालें, रख देंगे जो निकाले हैं। उसके बाद माइनस हाफ gt, और t की जगह फिर x अपान cos थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरह आ जाएगा y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपान u स्क्वायर, नीचे आएगा cos स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर लिख लेंगे sec स्क्वायर थीटा। ये प्रक्षेप गति का समीकरण बन जाता है, प्रक्षेप गति का। तो अब इसमें देखिए, इसमें y में एक घात में है यह समीकरण और x में द्विघात में लिखा है। यह समीकरण y में एक घात है, x में द्विघात है। अतः परवलय का समीकरण परवलय के समीकरण को व्यक्त करता है। तो इस तरह का जो समीकरण होता है उसको हम लोग परवलय का समीकरण कहा करते हैं। यानी ट्रेसिंग अगर की जाए इस समीकरण से, x के विभिन्न मान रखकर y के मान निकाले जाएं, फिर उसको वक्र खींचा जाए, ग्राफ बनाया जाए, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। तो ये परवलय का समीकरण, इस फिगर को परवलय कहा जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। तो यही प्रूव करने को आता है। तो आपको प्रूव कर देना ये समीकरण, बस लिख देना है कि y में एक घात है, x में द्विघात है, इसलिए यह परवलय का समीकरण है। अर्थात प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, या प्रक्षेप का गमन पथ परवलयाकार, यानी प्रक्षेप जिस पथ पर चलता हुआ ऐसे आगे बढ़ता है उसको कहते हैं परवलय।
पथ, ये परवलय पथ है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रक्षेप का पथ समझा।